हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास 10 मैथ्स। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका कुछ बेसिक देखा था। अब हम लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सारे बच्चों, बुक निकालें और देखें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी डॉटर से कि 7 years ago 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? 7 times as old as you were, जितनी तुम थी उस समय उसका 7 times में था। ठीक है, then also 3 years from now, 3 years from now, अब से 3 साल के बाद में। ठीक है बच्चों, तो after 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, और 3 साल के बाद में, अभी से 3 साल के बाद में मेरी एज कितनी हो जाएगी? तुम्हारी एज जितनी भी होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगी 3 साल के बाद। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमको शो करना है बच्चों। तो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली से क्या मतलब है? एल्जेब्रिकली से मतलब है इनका इक्वेशन बना देना है, ग्राफिकली का मतलब है उन इक्वेशन के लिए ग्राफ बना देना है। ठीक है, चलिए, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो सबसे पहले हम लोग दो लोग हैं यहाँ पर, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। तो इसका मतलब है हम लोग पढ़ भी तो रहे हैं 2 वेरिएबल्स, तो वो 2 वेरिएबल्स में उनकी एज ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट करेंगे आप, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। Present is of Aftab and his daughter are respectively X and Y years। क्या रेट किया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है X एंड डॉटर की, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है? Y years। ये प्रेजेंट एज ले लिया आपने, लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन बन रही है आपकी 7 years ago, तो 7 साल के पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? चलिए शुरू करते हैं। 7 years ago, ठीक है, आफ्ताब की एज रही होगी 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले मतलब 7 years कम रही होगी ना। जैसे यदि आपकी एज अभी 15 years है तो 7 साल पहले कितनी होगी? तो 15 - 7 करोगे ना, 15 - 7। वैसे आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले क्या रही होगी? इट इज x - 7 years। ठीक है, एंड डॉटर्स एज, ये कब की बात कर रहे हैं? 7 years ago की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी? उसकी थी y, अभी की है y, तो 7 साल पहले कितनी होगी? y - 7 years। ये है बच्चों, ये लेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ATQ। व्हाट डज इट मीन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन इज आफ्ताब इज 7 टाइम्स ऑफ his daughter's age when 7 years ago। तो 7 years ago की एज हम लोग लेते हैं। ये हमने लिखी आफ्ताब की एज और ये लिखी डॉटर की एज। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। आफ्ताब इज 7 टाइम्स हिज डॉटर्स, तो 7 टाइम्स, दैट मींस 7 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है बच्चों। अब इसको एडजस्ट करके हमको इक्वेशन निकाल लेना है। तो ये है x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7 7 जा 49। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग? x और y को लेफ्ट साइड में रख दें और राइट साइड में नंबर्स को रख देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं
x, यहां से 7y को हम ट्रांसपोज करते हैं, इट इज 7y, यहां पर ऑलरेडी था -49 और यहां से -7 को ट्रांसपोज किया, -7 का साइन चेंज हो करके क्या हो गया +7। नाउ इट इज x minus 7y is equal to -42. Your first equation is here. ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, आफ्टर 3 इयर्स, या क्या कह रहा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद में आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब्स एज एंड डॉटर्स एज, आफ्ताब की एज अभी है x, 3 साल के बाद में क्या हो जाएगी, जैसे अभी आपकी 15 है, 3 साल के बाद में आप 15 + 3 18 हो जाओगे ना, क्या किया प्लस किया, तो यहां भी आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x, तो क्या करेंगे x + 3 हो जाएगी, और ये डॉटर की y थी तो y + 3 हो जाएगी, ईयर्स, ठीक है, ये इतना तो कर लिया आपने। अब फिर से इसमें भी लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 years from now I shall be 3 times, I shall be 3 times, आफ्ताब कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाऊंगा, तो आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, अपनी डॉटर्स की एज का, ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब इसको भी एक इक्वेशन बनाए हम लोग, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये था x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 9 हो गया, 3 का y में मल्टीप्लिकेशन, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन। अब वही काम करें, x को एक तरफ करें और y को x -3y हो गया ना, +3y यहां आकर -3y हो गया, इज इक्वल टू ये 9 था ऑलरेडी अपने ही प्लेस पर, 3 को आपने ट्रांसपोज किया। Now you have x minus 3y is equal to 6. Your second equation. ठीक है, तो algebraically रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया, ये algebraically रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, algebraically रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिक, इसमें हो गया पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे x minus 7y is equal to -42 एंड सेकंड वन इज x minus 3y is equal to 6। ये आपका अलजेब्रिकली हो गया, मतलब इक्वेशन बना के आपने रख दिया। अब इसको ग्राफिकली करना है बच्चों, तो जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इनके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इधर को मिटाता हूं और हम लोग ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ के लिए कैसे करें, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लोग y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ये था x - 7y, मैं क्या करूं 7y y के लिए सॉल्व करना है ना, तो यहां पर ये क्या हुआ -7y, x को यहां से ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, -7y इज इक्वल टू -42 और यहां पर -x, मुझे चाहिए y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -42 -x अपॉन -7। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि माइनस हम लोग यहां से कॉमन ले लें, तो 42 प्लस x दोनों ही माइनस थे ना, तो माइनस कॉमन करने से अब ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 42 प्लस x बाई 7, ठीक।
ये y के लिए सॉल्व हो गया। y के लिए क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ताकि हमारा एक टेबल बन जाए। ठीक है बच्चों, तो हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। प्लॉट हम तभी कर पाएंगे ग्राफ को जब हमारे पास में क्या हो, कोऑर्डिनेट्स हो वहां पर। ठीक है, x और y की वैल्यू हो यहाँ पर। अब इसमें x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 3 पेयर बनाए हुए हैं। कोई सा भी लाइन है तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होगी बच्चों। तो हमारा काम 2 पॉइंट्स में चल जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट्स में चल जाएगा, हम लोग ग्राफ बना पाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको 3 रखने हैं। 3 रखने से क्या होगा कि यदि इनमें से कोई गलत है तो वो तीसरा पॉइंट, इनमें से कोई सा भी तीसरा पॉइंट हो सकता है, तो वो आपके ग्राफ से बाहर हो जाएगा। तब आप समझ जाएंगे कि मेरे कोऑर्डिनेट्स गलत हैं। लेकिन यदि 2 पॉइंट लिए, उनमें से एक गलत है, तो आपकी लाइन बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये काम हम लोग रफ में करेंगे। तो x की वैल्यू में यहाँ पे 0 चूज कर लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 चूज कर ली, आप रफ में वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या बना, 42 प्लस 0 दैट इज 42, 42 प्लस 0 दैट इज 42/7। 7 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 7 6 जा 0 6 इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अगेन अब दूसरी वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ ऐसे वैल्यू नहीं रख देना कि फंस जाओ। जैसे यहाँ पे हमने 1 रख दिया तो 42 प्लस 1 43 हो गया। तो 43 7 से एक तो टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट नहीं होगा, दूसरी बात ये रिपीटिंग हो जाएगा। 1.7 है तो, है ना, तो ये पॉइंट ऐसे आते जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो हमको चूज ऐसे नंबर करने हैं जो टर्मिनेट हो जाए 1 डेसिमल प्लेस में। डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे चूज कर लें। क्या चूज कर लें, जैसे हम 7 चूज कर लेते हैं। तो 42 प्लस 7 इट इज 49। 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49। अब मैंने कहा है कि एक और कर लो भाई, तो चलो एक और वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू हम रख लेते हैं -7। ठीक है, x की वैल्यू मैंने -7 रखी, तो क्या बना, 42 -7/7। 42 -7 का मतलब क्या, 35। 35/7 दैट इज 5। इसकी वैल्यू क्या आई, 5। ये इस तरह से पहला वाला हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा इक्वेशन था हमारे पास में, देखो मिट गया x माइनस, चलिए दूसरा इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन टू x माइनस, दूसरा इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये था x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको भी y के लिए सॉल्व कर लीजिए आप। तो x को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो 6 और यहाँ पर माइनस x हो गया। तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6 माइनस x अपॉन -3। ये माइनस हो रहा है यहाँ पर, इसको खत्म करो ना भाई। तो यहाँ से माइनस हमने कॉमन कर दिया, ये प्लस का माइनस और ये ऐसा हो गया अपॉन -3, और ये तो कट गया। तो इसका मतलब है y इक्वल टू क्या होगा, सीधा कर देते हैं x माइनस 6/3। ठीक है, अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स टेबल होगा। वही मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट्स रखते हैं। ठीक, अब क्या रख लेंगे इसमें 3 पॉइंट हम लोग, सीधा है, ये तो सिंपल है। चलो मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या बना, -6/3। -6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और भी तो -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रख दो भाई। चलो मैं 3 रखता हूँ x की वैल्यू, तो ये क्या बना, 3 - 6, 3 - 6 दैट इज -3, और ये /3 था, -3/3 क्या बन गया, -1 बन गया। ठीक है, और क्या रख लो, और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। -3 रख दो तो कैसा रहेगा, चलो -3 रख देता हूँ।
तो -3 रखने से ये हो गया -3 - 6/3 दैट इज -9/3 दैट इज -3 फिर 3 सा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 3 रखा हमने तो 3 - 6 -3 हुआ है ना। इस तरीके से ये आपने दोनों टेबल बना लिए। अब ये दोनों टेबल जब बन गया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बचा? केवल ग्राफ बनाना है तो बचा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, तो ये दो के लिए दो सेपरेट ग्राफ नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, आप ये ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। कहां बनाएंगे? ग्राफ कॉपी में। और यदि एक ही ग्राफ मतलब एक ही कॉपी का यूज करना चाहते हैं तो ग्राफ कॉपी से पेज ग्राफ में बना करके फिर उसमें पेस्ट कर दें। ठीक है, लेकिन एट वंस पेस्ट करें, ऐसा नहीं बनाया फिर उसको फोल्ड किया और फिर पेस्ट किया और लिखा ओपन विद स्माइल, है ना। तो सर का तो स्माइल नहीं हुआ, एंग्री हो गया जरूर कि इसको कौन खोलेगा कौन करेगा। ठीक है, तो एट वंस ऐसे पेस्ट कर देना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है। यहाँ 0 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप अपने ग्राफ में कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 मैक्सिमम गया है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ भी माइनस है, -1 है, -2 -3 -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। अब प्लॉटिंग करनी है। ये हमारा पहला इक्वेशन था। ठीक है, तो 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये दिस इज द पॉइंट 0 6। ठीक है, ये 6 को मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 0 6 ये पॉइंट है। 7 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, तो आप यहाँ से देखिएगा और यहाँ से देखिएगा, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये है। फिर -7 और 5, x की वैल्यू -7 इधर पर और इसकी वैल्यू है 5। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब अपनी स्केल लगाइए, रूलर लगाइए और ये तीनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये तीनों मिला दीजिए। कुछ बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं, यहाँ भी ध्यान देंगे, इसको आगे तक बढ़ाइए और एरो लगाइए। ठीक है, क्योंकि लाइन कैसे होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक, इसका ग्राफ क्या था, इसका इक्वेशन क्या था वो लिख दीजिए। इसका इक्वेशन था आपका x - 7y इज इक्वल टू -42। पहला वाला, जब पहला काम पूरा खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि इसके पॉइंट्स पूरे मिक्स हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि पहले ये इसको फिनिश कर दिया, लाइन बना दिया, लिख दिया। चलिए दूसरा 0 - 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट है ना, ये मैंने गोल घेरा कर दिया। 3 - 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, यहाँ पर मिल रहा है ये 3 और ये -1, 3 -1। ठीक, फिर -3 -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3, ये इस तरीके से। तो ये 3 हो गए, इनको भी मिलाता हुआ अपना लाइन स्केल से आप ड्रॉ करेंगे, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको दूर तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इसका इक्वेशन का नाम था आपका x - 3y इज इक्वल टू 6। ये लो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। लिख दीजिएगा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। आप अपने ग्राफ में बनाएंगे, इससे बहुत बढ़िया बनेगा। ये तो मैंने रफली बना दिया है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बन गया, अलजेब्रिकली हो गया, और फिर क्या कीजिएगा, ग्राफ उसका प्लॉट कर लीजिए इस तरह का, कम से कम 3 पेयर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आप होमवर्क में कर लेंगे, बहुत आसान है।
थर्ड वाला क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपने पढ़ लिया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं? 2 kg। 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 kg of apples and 1 kg of grapes, इनका जो कॉस्ट है मार्केट में उस दिन है 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300। एक महीने के बाद उनके रेट फिर चेंज हुए, तो हम 4 किलो एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स लें तो हमको 300 रुपीज का पड़ेगा। अभी कह रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल, तो लेट कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। क्या कीजिएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes is equal to rupees y। ठीक है भाई? हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, let 1 kg apple is equal to x and let 1 kg grapes is equal to y। 1 kg x और y क्या होगा, रेट है ना, कॉस्ट, वो ऐसा पूरा लिखना है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला, ठीक है, क्या कह रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है, 1 kg का दाम है कितना, x रुपीज, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2x। जैसे 1 kg का यदि प्राइस होता ₹10, ठीक है, तो 2 kg का आप कैसे निकालते हैं, 2 into ₹10 ना, दैट इज ₹20, ऐसे निकालते ना। तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी कॉस्ट है, तो कॉस्ट है x, तो इसलिए 2 kg का क्या हो जाएगा 2x, है ना बच्चों। तो एप्पल 2 kg एप्पल की कॉस्ट हो गई 2x, साथ में हमको लेना है क्या, ग्रेप्स भी लेना है, तो ग्रेप्स कितना है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स मैं 1y लिखूं, 1 kg है ना, तो 1 kg ग्रेप्स ये कितना है ₹160। अब 1y लिखना नहीं लिखना बराबर है, y का मतलब है 1 into y है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। एंड इसी तरीके से दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो ये 4 kg एप्पल 1 kg x रुपीस का, 4 kg 4x रुपीस का। और ग्रेप्स कितने हो गए भाई, ग्रेप्स आपके हो गए 2 kg, तो 2 kg तो क्या कर दें 2y इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज ₹300। ये दो इक्वेशन हो गए आपके, तो ये कैसे रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो एल्जेब्रिकली लिखिए, एल्जेब्रिक पहले रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया, ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये आपका एल्जेब्रिकली हो गया, ठीक है। ग्राफिकली भी चलते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसको भी y के लिए सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। मैं डायरेक्ट ले लूं, x को यहां पर ट्रांसफर कर दूं, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ये देखो y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई, टेबल बना लो भाई, ये लो टेबल, ये बन गया टेबल, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए प्लेस बना दिया, 160 माइनस 2x। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आप x की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे ना तो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। x को यदि आपने 1 रखा तो 2 हो जाएगा 158, y की वैल्यू कहाँ दिखाओगे,
ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू रेशनली इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से चूज करेंगे। तो 160 बता रहा है, मतलब आप ये 0 आ रहा है तो समझ जाओ 10 10 का ही आपको वो लेना है, स्केल लेना है ग्राफ में। तो इसमें 10 के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूं जैसे x की वैल्यू, यदि मैं 0 रख देता हूँ तो 160 आ जाएगी, ये भी लंबी आ जाएगी, चलेगा लेकिन लंबी आ जाएगी। तो थोड़ा सा छोटे करते हैं। तो हम लोग क्या रखना है, x की वैल्यू जैसे मैं 40 रख दूं क्या, चलिए x की वैल्यू मैंने 40 रखा, तो 40 2 जा 80, 80 हो गया ना। तो 160 माइनस 80 कितना हो गया भाई, 80 हो गया, हो गया। चलो कुछ और रख के देखते हैं, 60 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 120, तो 160 में से 120 माइनस करो, 160 में से 120 माइनस करो, कितना आएगा 40 आ गया। एक और चूज कर लो कोई सा, ठीक 80 कर देता हूँ, ठीक। x की वैल्यू मैंने 80 रखी, तो 2 इंटू 80 160, 160 माइनस 160 0। तो ये पहले वाले के लिए हो गया प्लॉटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेट्स। दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। 4x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, ठीक है। दैट मींस y इज इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस 4x अपॉन 2, ये चल जाएगा, ठीक है, इससे काम चलेगी। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से भी बाहर कर सकते हैं, है ना। 2 कॉमन कर लें तो ये 150 माइनस 2x बनेगा, ठीक है। वो तो हमारे ऊपर है, चाहो तो कर लो, कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से 2 हमने कॉमन किया तो 150 माइनस 2 2 जा बाई 2, इसको कैंसिल कर दिया। चलो अब मैं यहाँ लेता हूँ बच्चों, ठीक। तो हाँ इक्वेशन याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये इक्वेशन है हमारा। चलिए तो हमारा इसके लिए y क्या बना, तो y बना हमारे लिए 150 माइनस 2x, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। 150 माइनस 2x, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखिए कुछ भी, ठीक। तो x की वैल्यू जैसे वहां पे रखी थी मैंने 40 रख दूं क्या, चलिए 40 रख दिया मैंने, तो 40 इंटू 2 80, तो 150 में से 80 माइनस करोगे तो क्या आएगा 70, ठीक है। 60 रख दें, ठीक, तो 60 रखने से 6 2 सा 12, 120 आ गया, तो 120 माइनस करेंगे 150 से, यू विल गेट 30, ठीक। 80 रख दो, वहां पे मैंने 80 रखा था, आप भी 80 रख सकते हैं, तो 80 रख दिया, तो ये हो गया 150 माइनस 160, तो दैट मींस 150 माइनस 160 दैट इज माइनस 10। इस तरह से ये मिल गया आपको। अब क्या करना, ग्राफ में दिखा दो, ये इस तरह से हमने दिखाया ग्राफ। ग्राफ में भी देखिए x की वैल्यू 80 तक जा रही है मैक्सिमम, और इसकी भी y की वैल्यू भी 80 तक ही जा रही है, तो 10 20 वाला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस हाफ x एक्सिस, और ये माइनस हाफ y एक्सिस, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 ठीक, 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे माइनस वाला होगा ना बच्चों, -10 -20 -30
minus 40 minus 50 it is minus 60 minus 70 minus 80 इसी तरह से ये माइनस है minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 minus 60 minus 70 minus 80 ये हो गया भाई। ठीक, अब हम पहला वाला जो है ग्राफ इसको प्लॉट करते हैं। इसमें 40 और 80, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 80। ये देखो यहाँ पर ये 40 वाली लाइन इस तरह से आपको मिलेगी, 80 वाली लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 40 80 का। 60 40 60 और 40, ये देखो 60 और ये 40 के सामने 80 एंड 0, ये लोग ये एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स आए, है ना। इसका मतलब है कि हमने सही निकाला है बिल्कुल। यदि इनमें से कोई सा भी एक गलत होता तो कोई सा भी एक पॉइंट मिस होता है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, केवल दो ही आते। ठीक है, तो अब हम इनको स्केल से मिला करके एरो लगाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। और इस इक्वेशन का नाम था 2x + y = 160। ये इसको प्लॉट कर दिया आपने। ठीक, अब दूसरे वाले पे आते हैं। ये 40 70, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 70। ये देखो भाई यहाँ पर है। दूसरा वाला 60 और 30, x की वैल्यू 60 और ये y की वैल्यू 30। तीसरा वाला 80 और -10, 80 लेकिन इसकी वैल्यू -10 यहाँ पर है। देखो ये भी तीनों एक लाइन पर है। ये इस तरह से, और ये है 4x + 2y = 30। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसमें से कैसे लाइन मिली? दीज लाइंस आर पैरेलल। पहले वाले केस में हमने देखा था कि वो पैरेलल नहीं थी, है ना। वो आगे चल करके यदि दोनों को एक्सटेंड करते हम तो आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाती, तो वो कैसी लाइन होती? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। और थर्ड टाइप का परहैप्स इन सेकंड क्वेश्चन यू विल गेट a line and second line is exactly on it, इसके ही ऊपर होगी, तो that is coincident line। ठीक है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तीन ही तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 आपका खत्म होता है बच्चों। अब 3.2 में क्या है? तो 3.2 में क्या है कि अभी हमने इनको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली तो हमने सिचुएशन दिखा दी, लेकिन अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा क्या? ये तो केवल सिचुएशन का आपने दिखाया है ग्राफिकली, है ना। तो उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके, हाँ बच्चों चलिए, तो ये आप टेबल देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में कैसा रहेगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। तो देखो हम लोगों को पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल वाला अभी देखा हुआ हम लोगों ने कि ग्राफ तीन तरह के हो सकते हैं। या तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाए इस तरह का, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस मिल जाए, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो जाए। पैरेलल लाइन मिल जाए, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कितना भी एक्सटेंड कर लें दोनों एंड पर ये कभी नहीं मिले। ये तीन ही सिचुएशन हो सकती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है आपकी तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब x की एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू y की आएगी। ठीक है ना, सॉल्यूशन का ये मतलब है। लेकिन यदि हमको ग्राफ में कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है तो कोइंसिडेंट लाइंस में हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे देखो दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही
थे, तो सारे कितने, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइंस के सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यदि पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मींस नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है, जो हमारे पास ग्राफ है ना, वो जो ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा, जो ग्राफ है उस पे देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह से भी ग्राफ है, तो यहाँ पर ये चेक कीजिएगा, ये एक्स एक्सिस तो होता है ना, और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू जो होगी, मतलब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि इनमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी और नो सॉल्यूशन कब होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हम देखें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, तो इस तरह से a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। तो इनको हम इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। देखो a1x b1 जैसे ये है 2x 3y 7 0, और तीसरा वाला है 3x 5y 8 0। तो इसमें देखो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 7। इसी तरह से a2 3, b2 -5 और c2 8 है ना बच्चों। तो अब इनमें हम लोग कंपैरिजन करना है a1/a2 यहाँ पे क्या है 2/3, b1/b2 कितना है 3/-5, नॉट इक्वल। तो ये आप देख के ही बता सकोगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से यदि तीनों का ही रेशियो सेम हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो तीनों ही सेम हो गए, तो इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो ये 4x + 6y + 14 = 0, इस तरह का इक्वेशन है। तो देखो a1/a2 क्या बना, है ना, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं हम लोग। a1/a2 बना आपका 2/4 का मतलब क्या 1/2, b1/b2 3/6 का मतलब 1/2, c1/c2 7/14 दैट इज 1/2। ये वाली कंडीशन लगेगी। यदि ऐसा होगा तो आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन में क्या कहता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो, लेकिन तीसरा वाला c1/c2 इक्वल ही होना चाहिए। इस तरह से कर देता हूं मैं, ये देखिए 2/4 का 1/2 बना, 3/6 का भी 1/2 बना, ये दोनों इक्वल है। लेकिन ये 7/15 c1/c2 क्या बन गया 7/15, दैट मींस ये कंडीशन लग रही है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो जा रहा है, नेक्स्ट क्लास जो जा रही है, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। और आज का होमवर्क आपका बच गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। आज का क्या बन गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। ओके बच्चों, चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।